इतिहास के सबसे रहस्यमय और उन्नत अध्यायों में से एक ऐसी प्राचीन सभ्यता जिसने आज से लगभग 4500 साल पहले शहरी जीवन, वास्तुकला और व्यापार की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह केवल ईंटों और खंडहरों की कहानी नहीं है, यह उस महान सभ्यता के उत्थान, गौरव और पतन की कहानी है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की नींव रखी। सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से प्रत्येक इसकी एक अनूठी विशेषता को दर्शाता है, जिसमें से एक नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके शुरुआती स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में खोजे गए थे। दूसरे नाम में हड़प्पा सभ्यता। यह सबसे प्रचलित नामों में से एक है। 1921 में उत्खनित हड़प्पा इसका पहला शहर था। पुरातत्व में किसी भी सभ्यता का नामकरण उसके खोजे गए पहले स्थल के नाम पर किया जाता है। इसके और अन्य नामों में कांस्ययुगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके भौगोलिक विस्तार और तिथियों के बारे में बात करें तो यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यताओं में सबसे विशाल थी। इसके भौगोलिक विस्तार में यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी, जिसमें इसकी उत्तरी सीमा मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में आता है, पश्चिमी सीमा सूतका गेंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसकी तिथियों की बात करें तो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक मिलता है। इसके पूर्ववर्ती चरण यानी कि अर्ली हड़प्पा में 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व जैसे मेहरगढ़, कालीबंगा का प्रारंभिक चरण यह ग्रामीण और अर्ध शहरी बस्तियों के विकास का चरण था। परिपक्व हड़प्पा यानी कि मैच्योर हड़प्पा में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह चरण उन्नत शहरीकरण और मानकीकरण के लिए जाना जाता है। उत्तर हड़प्पा में बात करें यानी लेट हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक, इस चरण में नगरीय व्यवस्था का पतन शुरू हुआ और क्षेत्रीय संस्कृतियां उभरी। अब अगर सिंधु सभ्यता के खोजे गए मुख्य स्थल और वहां पर मिले पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बात करें तो इसका पहला शहर हड़प्पा था, जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था, जो मोंटगोमरी पंजाब में स्थित है, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर साक्ष्य के रूप में अन्न भंडार, R37 कब्रिस्तान और पीतल का इक्का गाड़ी मिला था। इसका अगला मुख्य शहर मोहनजोदड़ो है, जो 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया लरकाना सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है स्थित है। यहाँ पर साक्ष्य के रूप में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी और पशुपति महादेव की मुहर मिली थी। इसके अगले शहर में कालीबंगा बीबी लाल और बीके थापर द्वारा खोजा गया, जो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर साक्ष्य के रूप में जुते हुए खेत, अग्नि वेदिकाएं और ऊंट की हड्डियां मिली थी। इसके अगले शहर में लोथल एसआर राव द्वारा खोजा गया अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ पर साक्ष्य के रूप में गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह, चावल के साक्ष्य, मनका बनाने का कारखाना मिला था। इसके अगले मुख्य शहर में धौलावीरा है। यह जेपी जोशी और RS बिष्ट द्वारा खोजा गया, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ पर साक्ष्य के रूप में 3 भागों में विभाजित नगर, जल संचयन प्रणाली, विशाल जलाशय और 10 अक्षरों वाला शिलालेख मिला था। इसका अगला मुख्य शहर बनवाली है। यह RS बिष्ट द्वारा खोजा गया
जो फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर साक्ष्य के रूप में पक्की मिट्टी के हल का प्रतिरूप, जौ के साक्ष्य और सड़कों पर स्टार की आकृति मिली थी। इसके अगले मुख्य शहर में चनहुदड़ो है। यह एनजी मजुमदार द्वारा खोजा गया, जो कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर साक्ष्य के रूप में दुर्ग का अभाव, मनका बनाने का कारखाना इत्यादि मिला था। इसके नगर निर्माण योजना के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसका उन्नत नगर नियोजन था, जिसमें ग्रिड प्रणाली, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। द्विविभाजन, अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित होते थे। दुर्ग, पश्चिमी टीला जो ऊंचाई पर बना होता था। यहाँ संभवतः प्रशासनिक और सार्वजनिक इमारतें थी, जैसे अन्न भंडार और स्नानागार थे। निचला नगर यानी पूर्वी टीला, जहाँ सामान्य लोग रहते थे। भवनों की सामग्री में बात करें तो भवन मुख्य रूप से पकी हुई ईंटों से बने होते थे, जो एक रूपता को दर्शाती है। यहाँ की जल निकास प्रणाली के बारे में बात करें तो यह प्रणाली असाधारण थी। हर घर में निजी कुआं और स्नानागार होता था। घरों की नालियाँ मुख्य सड़कों की ढकी हुई नालियों से जुड़ी होती थी, जिसमें मैनहोल भी बने होते थे। यहाँ के आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और उन्नत व्यापार पर आधारित थी। यहाँ कृषि में प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। इन्होंने सर्वप्रथम कपास की खेती शुरू की, जिसे मेसोपोटामिया में सिंडन कहा जाता था। सिंचाई के लिए एक प्राकृतिक बाढ़ और जलाशयों का उपयोग होता था, जो कि नहरों का सीमित साक्ष्य के रूप में स्थापित है। अगले आर्थिक जीवन के साधन में पशुपालन था। यहाँ पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि पाले जाते थे। घोड़े के साक्ष्य हैं, पर उनका उपयोग विवादास्पद है। व्यापार और वाणिज्य में बात करें तो आंतरिक व्यापार, जिसमें पत्थरों, धातुओं और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। यहाँ पर वजन और नाप के लिए मानकीकृत घनाकार बाटों का उपयोग होता था। इसके विदेशी व्यापार में मेसोपोटामिया और फारस के साथ लोथल जैसे बंदरगाहों से समुद्री व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु क्षेत्र को मेहुला कहा गया है। यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक और सामाजिक संरचना के बारे में हमारी जानकारी सीमित है, क्योंकि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। राजनीतिक व्यवस्था में कोई मंदिर या राजसी महल नहीं मिला है। संभवतः कोई केंद्रीकृत शासन था, जिसे पुरोहितों का समूह चलाता था या व्यापारी वर्ग चलाता था, जो नगर नियोजन और मानकीकरण को स्पष्ट होता था। मोहनजोदड़ो से मिली मूर्ति, जो कि पुरोहित राजा की है, एक महत्वपूर्ण संकेत है। सामाजिक संरचना में समाज संभवतः योद्धा, पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभाजित था। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक समाज बताया जाता है, क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियों की अधिकता के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज मातृसत्तात्मक था। वस्त्र और आभूषणों में यहाँ सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्रों का उपयोग होता था, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। अब हम अगर तकनीकी और शिल्पकारी कला की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग शिल्प और तकनीक में असाधारण रूप से कुशल थे। धातु कर्म में यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य बनाना सीखा था। कांसे की नर्तकी जो मोहनजोदड़ो में मिली और तांबे का दर्पण हड़प्पा में मिला था, इसके उदाहरण है। शिल्पकारी में मनका बनाना, लोथल और चंदहुदड़ो मनका बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। कार्नेलियन और लाजवर्द जैसे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। यहाँ सेल खड़ी से बने वर्गाकार मुहरे सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन पर एक श्रृंगी पशु, जो पशुपति महादेव और अन्य जानवरों के चित्र उत्कीर्णित है। इनका उपयोग व्यापार में स्वामित्व दर्शाने के लिए होता था।
यहाँ चाक पर बने लाल और काले रंग के चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था। यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो उनके धार्मिक जीवन में प्रकृति की पूजा प्रमुख थी। यहाँ प्रजनन और उर्वरता की देवी के रूप में मातृदेवी की उपासना प्रमुख थी। पशुपति महादेव। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर पर एक पुरुष आकृति को योग मुद्रा में दिखाया गया है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, बाघ और भैंसे हैं। इसे आदि शिव का प्रतिरूप माना गया है। प्रकृति की पूजा में पीपल के वृक्ष, जल और बैल जैसे पशुओं की पूजा, अग्नि वेदिकाएं जिसमें कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएं मिली जो संभवतः अनुष्ठानों में उपयोग होती थी। अब हम अगर यहाँ के लिपि और भाषा के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता का एक बड़ा रहस्य इसकी लिपि है। लिपि का प्रकार यह एक भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसमें लगभग 400 से 500 चिन्ह थे। यह सामान्यतः पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि आज भी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हमें उनके राजनीतिक संगठन और विचारों के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर हम सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास यह उन्नत सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी। पतन के कारणों पर एकमतता नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धांत है। जलवायु परिवर्तन और सूखा यह सबसे स्वीकृत सिद्धांतों में से एक है। घग्गर हकरा नदी के सूख जाने पर और मानसून के पैटर्न में बदलाव के कारण हुए व्यापक सूखे को कारण माना जाता है। कुछ विद्वान सिंधु नदी के मार्ग बदलने या भूगर्भीय परिवर्तन को भी कारण मानते हैं। आर्यों का आक्रमण जो कि विवादास्पद है। कुछ प्रारंभिक विद्वानों ने आर्यों के आक्रमण को पतन का कारण बताया था, लेकिन अब यह सिद्धांत कमजोर पड़ गया है। प्रशासनिक शिथिलता। उत्तर हड़प्पा चरणों में नगर नियोजन और मानकीकरण में गिरावट आई, जो दर्शाता है कि केंद्रीकृत प्रशासन कमजोर हो गया था। सिंधु सभ्यता भले ही खंडहरों में बदल गई हो, लेकिन इसका प्रभाव आज भी हमारे संस्कृति और जीवन शैली में जीवित है। इसका उन्नत नगर नियोजन और जल प्रबंधन तकनीकी कौशल हमें आज भी अचंभित करता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हजारों साल पहले भी मनुष्य एक जटिल, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकता था।